अब तक आपने देखा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार किस प्रकार से लोगों को सिलिकोसिस होने की संभावना के बारे में बताया गया था और कितने विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के सिलिकोसिस होने की संभावना है, इसके बारे में भी चर्चा की गई थी। और ये सिलिकोसिस क्या है इसके बारे में बताया गया था, और ये सिलिकोसिस होता क्यों है इस पर भी चर्चा की गई थी। और सिलिकोसिस होने के बाद क्या क्या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती है उसके विषय में भी चर्चा किया गया था। और किस किस प्रकार के कानूनी उपाय सिलिकोसिस के दुष्प्रभाव से श्रमिकों की रक्षा करने के लिए किया गया है उसके बारे में बताया गया था। और भारतीय कारखाना अधिनियम में किस प्रकार से इसके बारे में प्रावधान दिया गया इस पर भी चर्चा की गई थी। और छत्तीसगढ़ कारखाना अधिनियम के शेड्यूल 17 में किस प्रकार से इसके बारे में प्रावधान है इस पर भी बातचीत किया गया था। इसमें 3 प्रकार के उपायों की भी चर्चा की गई थी: अभियांत्रिकी उपाय, चिकित्सकीय उपाय और प्रशासनिक उपाय। इसमें अभियांत्रिकी नियंत्रण में सारी चर्चाएं हो चुकी थी। इसमें कि वेट मेथड बताया गया था, वेंटिलेशन मेथड बताया गया था, आइसोलेशन मेथड बताया गया था। आइए अब हम आगे चर्चा करते हैं। मित्रों, ऐसे बहुत से प्रक्रियाएं होती है जो कि कक्ष में संचालित होती है लेकिन बहुत ज्यादा डस्ट से भरी हुई होती है। वो कक्ष कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि ट्रांसफर पॉइंट्स हो सकते हैं, या फिर क्रशर हाउस हो सकते हैं जहां बहुत ज्यादा डस्ट होता है, जहां पर कार्य करने वाले श्रमिकों को सिलिकोसिस की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो इस प्रकार के जगहों पर जहां पे भी डस्ट निकलने की संभावना दिखाई दे रही है वहां पर हेपा फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि जो डस्ट है वो वहीं पर ही रुक जाए और जो छना हुआ एयर है वही वहां आसपास कार्य कर रहे श्रमिकों को मिले, जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर कोई भी दुष्प्रभाव न पड़ पाए। अगर सामान ले जाने के लिए कहीं कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल हो रहा है तो उस कन्वेयर बेल्ट पूरी लंबाई में अच्छी तरह ढका हुआ होना चाहिए ताकि कोई भी प्रकार का डस्ट वहां आसपास काम कर रहे श्रमिकों को दुष्प्रभावित न कर सके। इन सब व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं होगी अगर प्रक्रिया में उत्पन्न डस्ट की मात्रा भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 के द्वितीय अनुसूची में दर्शाए गए मात्रा से कम है। तो ये लिमिट कितना है? अगर हम सिलिका की बात करें, क्रिस्टलाइन और क्वार्ट्ज की बात करें तो 10,600 MPPCM यानी मिलियन पार्टिकल पर क्यूबिक मीटर, इतना ये लिमिट दिया हुआ है। इससे ज्यादा होने पर हमको सारे कंट्रोल अपनाने पड़ेंगे। और रेस्पिरेबल डस्ट की बात हो तो 10 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब ये लिमिट दिया हुआ है। और टोटल डस्ट की बात करें तो भी 10 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब ये लिमिट दिया हुआ है। और अगर हम बात करते हैं एमॉर्फस टाइप के डस्ट की तो 705 MPPCM मिलियन पार्ट पर क्यूबिक मीटर ये लिमिट है। इससे अगर कम है तो फिर हमको किसी प्रकार के नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है और इससे ज्यादा होने पर हमको सारे उपाय अपनाने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं चिकित्सकीय नियंत्रण की। तो मित्रों, कोई भी श्रमिक किसी भी संयंत्र में नियोजित किया जाता है तो उसको 15 दिवस के भीतर उसका स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया जाना चाहिए और उसके भीतर ही उसका रिपोर्ट आ जाना चाहिए कि एक्सरे टेस्ट होना है, उसका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होना है। और जो उसका एक्सरे है उसको एक स्टैंडर्ड एक्सरे के फिल्म के साथ उसका कंपेयर किया जाएगा और 15 दिन से ज़्यादा वो बिना टेस्ट के नहीं रह सकता, उसको काम छोड़ना पड़ेगा। हर 12 माह में एक बार ये सारी जांचें अवश्य होनी चाहिए। और अगर सर्टिफाइंग सर्जन को लगता है कि हर साल ये सारे टेस्ट कराने हैं तो हर साल हो, नहीं तो 3 साल में एक बार अवश्य इन जांचों को करा लिया जाना चाहिए। मित्रों, ये भी नोटिफिकेशन में आया हुआ है कि अगर कोई यूनिट 14 नवंबर 2014 से पहले से ही कार्यरत है तो उसके जितने भी श्रमिक हैं उन सभी का चेस्ट का एक्सरे एक क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट से कराया जाना चाहिए और जिसके पास की जो मशीन हो वो 300 मिली एम्पियर से ज़्यादा क्षमता का हो और इसके जांच की रिपोर्ट सर्टिफाइंग सर्जन के पास जमा कराएं या मुख्य कारखाना निरीक्षक के पास जमा कराएं। ये सारी चीज़ें 3 माह के भीतर कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब वो नवंबर की बात हो रही तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2015 में ये सारी चीज़ें पुराने इंडस्ट्रीज का कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर सर्टिफाइंग सर्जन किसी श्रमिक के हेल्थ को खतरे में पाता है तो वो उसके विवरणों को हेल्थ रजिस्टर में अंकित करेगा, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र में अंकित करेगा
और उसको एक विशेष कालावधि के लिए उसको अनफिट कर सकता है। इस प्रकार के श्रमिक को दूसरे वैकल्पिक कार्यों में नियोजित किया जाएगा, और अगर वह परमानेंट अनफिट हो चुका है तो फिर उसको वैकल्पिक पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। एक बार सर्टिफाइंग सर्जन द्वारा अनफिट किया गया श्रमिक को उसी फैक्ट्री में फिर नियोजित नहीं किया जाएगा, और जो दूसरे इंडस्ट्रीज है जो कि शेड्यूल 17 में निर्दिष्ट है, ऐसे किसी भी इंडस्ट्रीज में उसको नियोजित नहीं किया जाएगा। कब तक नियोजित नहीं किया जाएगा? जब तक कि सर्टिफाइंग सर्जन द्वारा फिर से जांच करके और उसी क्षमता वाले मशीन में, यानी कि 300 मिली एम्पियर से ज्यादा क्षमता वाले एक्सरे मशीन में जांच करने के बाद उसको जब फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तभी वह किसी काम में उस प्रकार के शेड्यूल 17 में जो निर्दिष्ट इंडस्ट्रीज है उसमें नियोजित किया जाएगा। और इस प्रकार के जो जांच होंगे उनका खर्च ऑक्यूपायर द्वारा वहन किया जाएगा। श्रमिकों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए एक कक्ष का प्रावधान किया जाएगा जो कि ऑक्यूपायर उसकी व्यवस्था कराएंगे, जिसका इस्तेमाल कारखाने में नियोजित चिकित्सा अधिकारी करेंगे या फिर सर्टिफाइंग सर्जन जब आएंगे तब उसका इस्तेमाल करेंगे। और उस कक्ष में बहुत सी सुविधाएं जो आवश्यक होती है वो सब उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जैसे कि टेबल, कुर्सी, स्टेशनरी, कमरा हवादार हो, साफ सुथरा हो, प्रकाश युक्त हो, और उसमें एक स्क्रीन भी लगा हुआ हो, और अन्य सुविधाएं जो कि मुख्य कारखाना निरीक्षक के द्वारा निर्देशित होगा वो सभी उस कमरे में होना आवश्यक होगा। कारखाने में डॉक्टर्स नियुक्त होते हैं, उनका भी क्या कुछ दायित्व दिया गया है? जी हाँ, उन सभी का दायित्व इस प्रकार है। सबसे पहला तो है उनको हेल्थ रजिस्टर संधारित करके रखना है। दूसरा है कि जो भी कारखाने में नियुक्त लोग हैं उन सभी का मेडिकल सुपरविजन करना। और तीसरा है जो भी कारखाने में कोई घायल है, बीमार है या दूसरे प्रकार से दुष्प्रभावित है, उन सभी के स्वास्थ्य का, शिक्षा का और पुनर्वास का ध्यान रखना, ये भी दायित्व मेडिकल ऑफिसर को दिया गया है।